नमस्कार दर्शकों, अगर आप सोचते हैं कि काठमांडू सिर्फ मंदिरों का शहर है तो आज की यात्रा आपकी सोच बदल देगी। यह सफ़र में हमें देखेंगे नेपाल की खूबसूरत पहाड़ी सड़कें, गहरी घाटियाँ, कल-कल बहती नदियाँ और काठमांडू की प्रसिद्ध घूमने की जगहें। तो आइए शुरू करते हैं भारत से नेपाल की राजधानी काठमांडू तक का यह यादगार सफ़र। भारत नेपाल सीमा पार करते ही माहौल बदलने लगता है। मैदानी इलाकों की जगह धीरे धीरे पहाड़ी इलाके दिखाई देने लगते हैं। सड़कें घुमावदार होती जाती हैं और हर मोड़ पर प्रकृति का नया रूप देखने को मिलता है। रास्ते में छोटे छोटे नेपाली गांव, रंग बिरंगे घर, सीढ़ी नुमा खेत और मुस्कुराते स्थानीय लोग इस यात्रा को और भी सुंदर बना देते हैं। अगर आप जनकपुर आए हैं तो जनकपुर से हेटौड़ा तक रास्ता सीधा रहेगा। उसके बाद हेटौड़ा के बाद पूरा पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाएगा। तो रास्ते में लंबे समय तक त्रिशूली नदी दिखाई देती है, जिसे शिव के त्रिशूल से जुड़ा माना जाता है। तेज़ बहती नदी, ऊंचे पहाड़, घुमावदार सड़कें इस यात्रा को बेहद रोमांचक बना देती हैं। बरसात के मौसम में पहाड़ों से गिरते झरने, बादलों से ढकी चोटियाँ और किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं लगता। पर इस समय इतनी बारिश नहीं है, इसलिए नदियों में इतना पानी नहीं है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो यह सफ़र आप अपने आप में एक मंजिल है। क्या आप जानते हैं कि एक समय काठमांडू घाटी को एक विशाल झील माना जाता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार बोधिसत्व मंजूश्री ने जो भार की पहाड़ी को काटकर झील के पानी को बाहर निकाला और तभी यह उपजाऊ घाटी अस्तित्व में आई। बाद में लिच्छवी और मल्ल राजाओं ने यहाँ भव्य मंदिर, महल और कलात्मक चौक बनवाए। यही कारण है कि आज काठमांडू घाटी को इतिहास और संस्कृति का अनमोल खजाना माना जाता है। दरअसल जो काठमांडू शहर है वो निचले हिमालयी पर्वतमालाओं से घिरे एक कटोरे के आकार की घाटी में बसा है, इसलिए अलग अलग जगह इसकी ऊंचाई अलग है। फिर भी इसकी एवरेज जो हाइट है वो 4600 फीट मानी गई है। तो कभी कभी आप इस कटोरे से जो पहाड़ हैं उसमें किसी पर्वतमाला में आप ऊपर चढ़ते हैं, फिर नीचे उतरते हैं, फिर अगले पहाड़ी पे ऊपर चढ़ते हैं और फिर नीचे उतरते हैं। यही क्रम चलता रहता है और बीच बीच में ये पर्वतीय गांव हैं जो इन घाटियों में बसे हुए हैं। नेपाल वैली या जिसे नेपा वैली भी कहते हैं, एशियन उपमहाद्वीप से इंडियन उपमहाद्वीप जाने के रास्ते में पड़ता था। इसके रास्ते में पड़ने वाले सीढ़ी नुमा खेत और पहाड़ी रास्ते और गांव वगैरह बहुत खूबसूरत हैं। तो ये देख रहे हैं एक घाटी को दूसरी घाटी से जोड़ने वाला पुल है जो फारफिंग नामक जगह में पड़ता है और ये दक्षिण काली मंदिर को जाता है। तो इस तरह से इतने खूबसूरत जगहें और रास्ते हैं कि काठमांडू शहर तो शहर, ये रास्ते भी आपके लिए यादगार बन जाएंगी। रास्ते में पड़ने वाले खेत खलिहान और जो घाटियों के गांव हैं वो सब बेहद खूबसूरत हैं। हर पल आपकी इच्छा होगी कि कुछ पल रुककर समय को कैद कर लिया जाए। रास्ते में पड़ने वाले छोटे छोटे शॉप्स में स्थानीय लोग मुस्कुराते हुए मिलेंगे। उसमें भी मुख्य रूप से औरतें ही उनका संचालन करती हैं। तो बीच बागमती नदी बहती है जो बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है और यहाँ की मुख्य नदी भी यही है। इसके साथ ही हम काठमांडू शहर में आ गए हैं और सबसे पहले चलते हैं विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है। तो हम लोग मंदिर के पास आ गए हैं। तो यहाँ पर जितने भी होटल्स हैं बिल्कुल रोड के उस पार मंदिर है और यहाँ पर ये होटल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बैकुंठनाथ में रूम लिया है। यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह सारे हैं। तो यहाँ आपको 3 से 4,000 रुपये में नेपाली करेंसी में आपको रूम्स मिल जाएंगे। नीचे खाने वाने की व्यवस्था है तो आप यहाँ भी खाना खा सकते हैं या कहीं और भी तो वैसे ही यहाँ तो कहते हैं कि फ़ोन पे वगैरह काम करता है, पर आप नेपाली करेंसी कहीं भी एक्सचेंज करा लें। पहले भी करा सकते थे पर यहाँ भी
आसपास कई जगह हैं जहाँ करेंसी एक्सचेंज होती हैं। सामने रोड के उस पार मंदिर परिषद दिख रहा है, जिसमें मुख्य मंदिर के अलावा कई मंदिर हैं। तो सबसे पहले चलते हैं विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर ही, जो भगवान शिव को समर्पित है और बागमती नदी के किनारे यह स्थित यह मंदिर नेपाल की आध्यात्मिक पहचान भी है। वैसे तो साल भर लोग आते रहते हैं, पर शिवरात्रि पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, जिसमें भारत सहित अलग अलग देशों से काफ़ी हिंदू यहाँ जमा होते हैं। और इस मंदिर में वैसे केवल हिंदू ही अलाउड हैं, और अगर कोई और है तो बागमती नदी के उस पार से दर्शन कर सकता है। तो इस समय तो देख रहे हैं कोई त्यौहार भी नहीं है, फिर भी इतनी भीड़ है। पर शिवरात्रि पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। और इसके अलावा तीज के मौके पे, जो कि अगस्त सितंबर में पड़ता है, उस समय पे औरतें काफ़ी संख्या में इकट्ठी होती हैं तीज के व्रत पे, जो अपने पति के लिए शिव जी से प्रार्थना करती हैं उनकी लंबी उम्र के लिए। और इस समय सारी औरतें लाल साड़ी पहनकर और हरे पीले मोतियों की माला पहनकर इकट्ठी होती हैं। तो वो भी एक अलग सा दृश्य होता है, जिसमें पूरा लाल समंदर सा नज़र आता है मंदिर। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर मंदिर के बाहर इतने सारे कबूतर हैं, फूल वगैरह भी मिलते हैं। और अंदर कैमरा नहीं अलाउड है। इसके अलावा जो बेल्ट, चमड़े का सामान, जूता है, बेल्ट है या कैमरा, ये सब नहीं ले जा सकते। और मोबाइल ले जा सकते हैं, पर वहाँ फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है। तो ये जो मंदिर है, सबसे बाहर बड़ा सा नंदी का प्रतिमा है पीतल का, और ये मंदिर 2 टायर्ड गोल्डन रूफ पगोडा स्टाइल आर्किटेक्चर है, जिसमें चतुर्मुखी शिव जी हैं। और यहीं पे मंदिर के बगल में ही बागमती नदी बहती है, जहाँ पे कि हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार भी लोगों का किया जाता है। और ये भी एक बहुत पवित्र जगह मानी जाती है। और यहाँ पे शाम को आरती होती है, जिसमें काफ़ी लोगों की भीड़ होती है। तो ये एक अत्यंत पवित्र स्थान है ये मंदिर। और यहाँ पे दोनों बातें हैं, शिव की का मंदिर भी है, साथ में ये स्थान अंतिम क्रिया की भी है। तो ये दिखाता है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही समानांतर रूप से चलती हैं। और ये जो शाम को यहाँ आरती होती है, उसमें घंटियों की ध्वनि, मंत्रोच्चार और दीपों की रोशनी अनोखा दृश्य प्रस्तुत करती हैं। इसके अलावा भी छोटे बड़े कई मंदिर हैं, पर मुख्य मंदिर वही है जहाँ लोग सबसे ज़्यादा संख्या में इकट्ठे होते हैं। कर्नाटक के वैदिक द्रविड़ ब्राह्मण यहाँ के मुख्य पुजारी होते हैं, और इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण में भी है। तो अब हम लोग बौद्धनाथ स्तूप चल रहे हैं, जिसे खास्ती चैत्य भी कहते हैं। और यह एक विशाल गोलाकार स्मारक है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। यह नेपाल का सबसे बड़ा स्तूप और वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्तूपों में से एक है, और सिटी सेंटर से 11 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की ओर है। तो इंडियंस के लिए यहाँ टिकट 100 रुपीज़, और बाहरी और भी विदेशी के लिए 400 नेपाली रुपए हैं। और ये 36 मीटर ऊंचा विशाल मंडल शैली में बना सफ़ेद रंग का गुंबद है, जिस पर चारों ओर आँखें बनी है। इसके अंदर बौद्ध गुरु कच्छपा के अवशेष रखे हुए हैं, और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गिना जाता है। तो यहाँ काफ़ी तिब्बती लोग वहाँ जब 1959 में अपराइज हुआ, उस समय आकर बस गए, इसलिए लिटिल तिब्बत भी इसे कहा जाता है। और इससे 2015 के भूकंप में काफ़ी क्षति हुई थी, पर इसे ठीक कर लिया गया। अगर आपको कला, संस्कृति, इतिहास और अध्यात्म सबका संगम एक साथ देखना है, तो दरबार स्क्वायर ज़रूर देखिए। और इसके लिए हम लोग आ गए हैं बसंतपुर स्थित दरबार स्क्वायर। और यहाँ वैसे 3 दरबार स्क्वायर हैं, पाटन दरबार स्क्वायर जो ललितपुर में है, और बसंतपुर दरबार स्क्वायर जिसे हनुमान ढोका भी कहते हैं, और तीसरा भक्तपुर दरबार स्क्वायर। तो ये हम लोग हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर में आए हैं। यहाँ पे हनुमान जी की 350 वर्ष पुरानी मूर्ति लगी हुई, और इसमें बहुत सारी इमारतें हैं, जिसमें पुराना राजमहल, नासल चौक, तलेजू मंदिर, कुमारी घर वगैरह प्रमुख हैं। इसके अलावा कई मंदिर, शिव पार्वती मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, प्रतापमल का स्तंभ, बसंतपुर टावर वगैरह काफ़ी
काफ़ी प्रसिद्ध संरचनाएं हैं, पर सबसे प्रसिद्ध यहाँ का काष्ठ मंडप है, जो 1 साल वृक्ष से बना हुआ है और उसमें कोई भी लोहे की कील नहीं लगी हुई है। तो बल्कि काठमांडू का नाम भी इसी वृक्ष की वजह से काठमांडू पड़ा। पूरा एरिया शाम को चहल पहल से भरा रहता है और पर्यटकों के अलावा यहाँ के लोकल्स भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर आकर बैठना और घूमना पसंद करते हैं। साथ में ही मार्केट है जहाँ पे कि लोग खरीदारी भी करते हैं। लाल के दरबार स्क्वायर कभी राजाओं के शाही महल, प्रशासनिक केंद्र और धार्मिक आयोजनों के प्रमुख स्थल हुआ करते थे, तो जिसका निर्माण मुख्य रूप से मल्ल राजाओं ने 12वीं और 18वीं सदी में कराया था। और 3 ऐसे दरबार स्क्वायर होने का कारण है कि 3 मल्ल राजाओं का यहाँ शासन था, उनकी राजधानियाँ थी। ये तीनों अपने भव्य राजमहलों, प्राचीन मंदिरों, सुंदर आंगनों और अद्भुत लकड़ी की नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं और तीनों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में स्थान मिला हुआ है। यदि आप लोकल मार्केट घूमना चाहते हैं तो थामेल जा सकते हैं। वहाँ ट्रेकिंग का सामान और हाई स्लीपिंग बैग्स, बूट्स, ड्यूरेबल बैग्स वगैरह, बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स और सोवेनियर्स, क्लोथिंग, ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं, पर बार्गेनिंग करनी होगी। वहाँ के नाइट क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ वगैरह भी काफ़ी फेमस हैं। शहर की भीड़ भाड़ से अगर कुछ पल सुकून चाहिए तो आप गार्डन ऑफ ड्रीम्स भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप ऊंची पहाड़ी पर स्थित स्वयंभूनाथ या मंकी टेम्पल जा सकते हैं, जहाँ से पूरा नेपाल दिखाई देता है। के आसपास के जगहों में पोखरा, मुक्तिनाथ मंदिर और मनोकामना मंदिर वगैरह काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जहाँ लोग घूमना पसंद करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे काठमांडू केवल एक शहर नहीं बल्कि प्रकृति, इतिहास, अध्यात्म और संस्कृति का अनोखा संगम है। अगर आपको यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली यात्रा में फिर मिलेंगे एक मंजिल और एक नई कहानी के साथ। नमस्कार। Thank you.